नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। बताते हैं आज शो में क्या रहेगा हमारा फोकस। सबसे पहले तो हमारी नजर रहेगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर, और जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स हमें देंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। एक्सपायरी के दिन समित चौहान जुड़ेंगे हमारे साथ बताने के लिए कि एक्सपायरी किन लेवल्स पर हो सकती है जहां उनकी नजर है। साथ ही निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी समित के साथ। एस्कॉर्ट और उज्जीवन फाइनेंस के नतीजों पर मैनेजमेंट से होगी बातचीत बोर्ड रूम में। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। अमित हरचेकर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी 10:30 बजे, और आपके शेयरों पर संदीप जैन की फटाफट सलाह ठीक 11 बजे से। तो यही सब होगा खास, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह के संकेत हैं कमोडिटी बाजार के लिए कमोडिटी बाजार की ओपनिंग से ठीक पहले। कच्चा तेल आज सभी के रडार में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल के दाम में हम एक रिकॉर्ड स्तर पर देख रहे हैं, और ब्रेंट का दाम $50 के ऊपर है, और ये $50 का जो लेवल है पिछले 7 महीने का अपना हाई है। इस साल वैसे बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में हम करीब दुगने तक की तेजी देख चुके हैं। दरअसल कल अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने कहा है कि वहां पिछले हफ्ते कच्चे तेल के भंडार में 42 लाख बैरल की गिरावट दर्ज हुई है। तो जैसे ही स्टॉक में गिरावट दर्ज होती है कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता है, और कच्चा तेल पिछले 7 हफ्ते की अपने ऊंचाई को छू रहा है। वहीं नाइजीरिया और कनाडा से कच्चे तेल की सप्लाई में भी कमी की आशंका है, और ये सब सपोर्ट कर रहा है कच्चे तेल की कीमतों को। सोने में आज तेजी है, इसी तरह कॉपर में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की सी तेजी देख रही है। क्रूड खुल चुका है, भारतीय बाजार में भी क्रूड की शुरुआत दमदार 40 रुपए की तेजी 3,368 के साथ। तो क्रूड में तेजी है, और इस तेजी में आपको क्या करना चाहिए पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से आगे। लेकिन क्रूड दमदार ओपनिंग करते हुए, सोना संभलते हुए 29,100 के लेवल, 145 रुपए की तेजी, सोने में आधे फीसदी की बढ़त सोने में भी देखने को मिल रही है। चांदी भी 351 रुपए की तेजी के साथ 29,580 पर खुल रहा है। तो सोना, चांदी, क्रूड तीनों ही हरे निशान में खुल रहे हैं। एक चेक बेस मेटल्स का कॉपर में तेजी 315 रुपए 95 पैसे के लेवल ओपनिंग के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉपर में लेड 110 रुपए 40 पैसे। तो अभी तक बेस मेटल में जो भी कमोडिटी सामने आई है उसमें तेजी है। निकल भी इसी तेजी को एकदम फॉलो कर रहा है, 564 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। जिंक भी हरे निशान पर मजबूती के साथ खुलता हुआ 124 रुपए 30 पैसे का भाव। एल्यूमिनियम में भी तेजी, यानी पूरे बेस मेटल में हरियाली छाई हुई है। एक चेक अब एग्री कमोडिटीज का लेते हैं कि इनका क्या हाल है। सोयाबीन है आपकी स्क्रीन पर 3,928 का भाव 31 रुपए की तेजी के साथ। सोयाबीन इंडेक्स, सोया ऑयल 640 रुपए 50 पैसे के साथ ऑलमोस्ट 1 रुपए अप। सरसों में भी तेजी 4,373 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आज कमोडिटी बाजार का मूड अच्छा है, लेकिन इस अच्छे मूड में चने का मूड खराब है। 5,980 के ऊपर है, लेकिन लाल निशान में स्लिप कर चुका है चना। चीनी आपकी स्क्रीन पर 3,547 का भाव 20 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। जीरा 15,935 पर है खुलते के साथ ही। अभी इसके भाव में हम ऊपर नीचे कुछ नहीं देख रहे हैं। वीट यानी कि गेहूं 16,063 का भाव। तो मिला जुला रुझान एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है। वैसे आज रुपए की बेहद फ्लैट शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन फ्लैट खुला था रुपया। इस पर भी चेक लेंगे अपने एक्सपर्ट से। कमोडिटी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं मॉलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिंद सिक्योरिटीज की आस्था जैन। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। जय, पहले आपके पास कच्चा तेल काफी बढ़ चुका है, मूड एकदम सुधर गया है क्या कच्चे तेल का? क्या लग रहा है ये तेजी कितनी टिकाऊ है, क्या करने की सलाह देंगे इसमें? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, अब मार्केट लगता है कि $50 का लेवल अगर WTI ब्रीच कर पाया तो $52 तक का लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है। तो जिस हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम बना है, मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। पॉसिबिलिटी है कि करीब $52 का लेवल देखने को मिले, जो अगर MCX प्राइसेस पे बात करें तो करीब 3450 का लेवल होता है।
सोने में क्या किया जाए जय? आज हम देख रहे हैं डॉलर में गिरावट आई है, जो हम स्ट्रेंथ लगातार देख रहे थे उन लेवल से नीचे आ रहा है डॉलर। ऐसे में सोना मजबूत दिख रहा है, आपका व्यू सोने पर? देखिए, कल $1,218 कॉमेक्स में एक जो अच्छा सपोर्ट लेवल था, मार्केट वहां से थोड़ा सा बाउंस दिया है, बट यहाँ पे अभी भी अंडरटोन बेयरिश है। तो कोई भी यहाँ पे बाउंस मिले, आई थिंक $1238 के आसपास, जो घरेलू मार्केट में अगर देखें तो करीब 29,300 के आसपास का रेट होता है, वहां पे मैं बिकवाली की ही सलाह दूंगा। 1243 अगर कॉमेक्स में उसको एक स्टॉप लॉस मान के चलें, जो घरेलू मार्केट में करीब 29,490 का लेवल होता है, और पॉसिबिलिटी है कि ये 28,800, 28,700 एक से दो दिनों में फिर से देखने को मिल जाए। 28,900 के लेवल्स एक दो दिन में सोने में देख रहे हैं जय, और आप कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस जरूर उसका ख्याल रखें 29,490 पर। आस्था जैन भी मेरे साथ है। गुड मॉर्निंग आस्था। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है, कहाँ पैसे लगाएं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मेरी पहली पिक जीरा में रहेगी। एनसीडीएक्स के जून कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग की सलाह रहेगी। फंडामेंटल्स की बात करें तो जीरा के जो फंडामेंटल्स है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है 19 रुपए, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक फॉल यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड में भी एक कमी आई है, जिसका असर प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। जो रिवाइज फोर्थ एस्टिमेट प्रोडक्शन फोरकास्ट आए हैं उसमें भी इस बार जीरा के प्रोडक्शन अराउंड 7% हायर एस्टिमेट किए गए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ से फर्दर फॉल कर सकती हैं। सेलिंग की सलाह रहेगी 16,100 के स्तर पर, 16,400 के स्टॉप लॉस के साथ 15,750 के पॉसिबल टारगेट के लिए। सेकेंड कॉल रहेगी कोकुस। एनसीडीएक्स की जून कॉन्ट्रैक्ट में इसमें भी सेलिंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो जिस तरह से समर यहाँ पे काफी हॉट यहाँ पे समर है, उसकी वजह से डिमांड काफी लो बनी हुई है, और कॉटन प्रोडक्शन भी क्योंकि इस बार काफी हाई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल यहाँ पे डिमांड लो बनी हुई है, इसके प्राइसेस यहाँ से फर्दर फॉल कर सकती है। लिमिटेड डाउनसाइड हम देख सकते हैं 2205 तक के लेवल्स के लिए, इसीलिए एक यहाँ पे टारगेट रखा जा सकता है 2205 का, लेकिन सेलिंग की सलाह रहेगी 2240 के स्तर पर, 2270 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इन सिक्योरिटीज की आस्था जैन की तरफ से 2 सेल कॉल, एक जीरे पर और दूसरा कॉटन यानी कपास में भी ये आपको शॉर्ट करने की सलाह दे रही हैं। जय, आपसे समझना चाहूंगी बेस मेटल्स में आपका क्या व्यू बन रहा है? आज हम देख रहे हैं बेस मेटल्स सभी मजबूती के साथ हरे निशान में ओपन हुए हैं। जी प्रियंका जी, देखिए बेस मेटल्स में अंडरटोन मुझे बहुत बुलिश नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर कॉपर की बात करें तो हालांकि आज ये गैप अप ओपनिंग हुआ है, बट ड्यूरिंग द डे इसमें अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे नरमी आए तो मैं बाई की ही सलाह दूंगा। 316 मेरा पहला टारगेट है, अगर वो ब्रीच होता है तो ये 320 तक का लेवल भी दिख सकता है। तो बेस मेटल्स में यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखें, मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रहा है बेस मेटल्स में। ओके, सो 316 पर जो लेवल्स आप सजेस्ट कर रहे हो उसी पर कॉपर है, और आपको लग रहा है 320 तक जा सकता है। आशा, आपसे समझना चाहूंगी खाने के तेल में कल हमने तेज गिरावट देखी है, आज आप इसको कैसे देख रही हैं और क्या सलाह देंगे, क्या किया जाए एडिबल ऑयल्स में? एडिबल ऑयल की बात करें और बेसिकली सोया रिफाइन की बात करें तो 640 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है मामूली सी बढ़त के साथ। इसमें आज मैं बाइंग की कॉल दूंगी क्योंकि जिस तरह से कल काफी तेज गिरावट देखी गई, करेक्शन देखा जा सकता है, लेकिन जो बाइंग की कॉल रहेगी वो डिप्स पे रहेगी। 635-36 के आसपास की कमोडिटी अवेलेबल होती है तो बाइंग किया जा सकता है 632 के स्टॉप लॉस के साथ। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 645 से 644 का सोया रिफाइन में। जय, रुपए ने आज बहुत फ्लैट शुरुआत की है 66-32 के आसपास, और कल का क्लोजिंग बस इससे कुछ गुना ही नीचे था, तो बहुत ही फ्लैट दिख रहा है रुपया। आपकी सलाह? देखिए, रुपए में मुझे लगता है यहाँ पे एक एप्रिसिएशन आज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल जिस हिसाब से एक एफआई बाइंग बढ़ी है इक्विटीज मार्केट में, उससे भी एक पॉजिटिव रुझान है, और जिस हिसाब से मॉनसून को लेके यहाँ पे एक अनुमान निकल रहा है कि वो नॉर्मल रहे, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है रुपये के लिए। तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीब यहाँ से और 20 से 25 पैसे अप्रिशिएट ड्यूरिंग द डे हो सकता है। तो अगर रणनीति की बात करें तो रुपए में यहाँ पे सेल की ही सलाह होगी यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस रखें आप 66.60 का, और यहाँ पे 66.10 तक का लेवल रिटेस्ट कर सकता है मार्केट।
ओके, सो रुपए में सेल की शुरुआत, और माफ कीजिएगा मैंने कह दिया था 66.32, 67.32 के आसपास आज फ्लैट शुरुआत रुपए ने की थी। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, जयप्रकाश और आस्था जैन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। लेते सदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही समित चौहान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि आपको निफ्टी में किन लेवल्स पर नजर बनाए रखना चाहिए। अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार का मूड है शानदार, लेकिन बाजार को डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले आपके लिए एक जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं जय ठक्कर। इनके मुताबिक खरीदिए BEL, लक्ष्य ये देख रहे हैं 1157 का, स्टॉप लॉस 1103 पर, और BEL में खरीद की सलाह इंट्राडे के लिए। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया जय ठक्कर का। और अब बात करेंगे स्कॉट्स के नतीजों की। वक्त है बोर्डरूम का। मेरे साथ हैं स्कॉट के CFO भरत मदान। मिस्टर मदान, स्वागत है आपका। हम एक स्ट्रॉन्ग आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देख रहे हैं। भले ही इनकम में हम देख रहे हैं कि गिरावट है, लेकिन मार्जिन्स में बहुत अच्छे नंबर्स आप पेश कर रहे हैं। क्या कहां से सपोर्ट मिला है सर, समझाइए प्लीज। इस पे दो रीजन है। एक तो हमारे जो कॉस्ट इनिशिएटिव चल रहे थे उनका इम्पैक्ट है। तो इस क्वार्टर में जो कमोडिटीज का डिफ्लेशन था, जो प्राइसेस गिर रहे थे, उसका भी इम्पैक्ट मैक्सिमम था। प्लस हमारा कुछ अपना मटेरियल कॉस्ट के जो हमारे इनिशिएटिव चल रहे थे उसका इम्पैक्ट भी विजिबल है। तो आई थिंक कॉस्ट साइड से काफी हेल्प मिली हमें ये मार्जिन इंप्रूव करने में। तो इस क्वार्टर में तो हम होप करेंगे कि ये वाले सस्टेनेबल मार्जिन है और आगे भी लाएंगे। लेकिन एक पेन नजर आ रहा है, वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में। इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। क्या वजह रही हैं और क्या आप आने वाले समय में इसमें सुधार देख रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में हमारा थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स का इश्यू रहा था पिछले क्वार्टर में, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव सीन ये है कि पिछले 5 साल की कंटिन्यूस डी ग्रोथ के बाद में ये फर्स्ट क्वार्टर पिछली बार में हमें ग्रोथ देखने को मिली है और 15% ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग आई है। तो हमारी उम्मीद है कि आगे जाके इस सेक्टर में ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो अगर हमारा वॉल्यूम इंप्रूव करेगा तो डेफिनेटली मार्जिन्स पे हमारे इस साल में पुराने साल से काफी अच्छे होने की उम्मीद है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भरत मदान CFO स्कॉट्स हमारे साथ थे। बता रहे थे कि मार्जिन को और बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी हुई कंपनी। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जरूर एक पेन है, लेकिन उसमें सुधार की उम्मीद है आने वाले समय में। और अब रुक करते हैं बाजार का, और बाजार ने आज अच्छी शुरुआत की है और इस स्ट्रेंथ को पूरी तरह से बरकरार रखने की कोशिश भी जारी है। सेंसेक्स में 150 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी में हम 36 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। मिड कैप में 57 अंकों की बढ़त है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी केवल 40 अंकों की बढ़त ही देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 887 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 515 शेयरों में दबाव दिख रहा है। लेकिन निफ्टी है 7,972 पर, और आज है मई सीरीज की एक्सपायरी भी। तो सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। अब बताइए एक्सपायरी के आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? 2 दिन से बाजार जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल 7,972 पे निफ्टी है। आपकी सलाह?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, पूरा सीरीज हमने एक कंसोलिडेशन देखा है, एक 200-250 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ट्रेड हो रहा था। बट ये कमिंग मंडे ये जो मंडे था, तभी हमने देखा कि एक फिबोनाची टाइम सीरीज के चलते निफ्टी एक नए टाइम जोन में एंटर कर रहा था और वो पॉसिबल एक रिवर्सल जोन हो सकता था। हम ट्यूसडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हमने कल ये शानदार तेजी देखी है। नियरली 2-2.5% मूवमेंट निफ्टी में एक दिन में देखी गई है, जो पूरे सीरीज में हम नहीं देख रहे थे। तो मोमेंटम काफी अच्छा है और आज भी हम देख रहे हैं थोड़ा फॉलोअप बाइंग हो रहा है। डेरिवेटिव एक्सपायरी सीरीज भी है, अगर हम डेरिवेटिव स्टैट वाइज भी देखें तो 8000 का एक मेजर हर्डल होगा। बट सुनर लेटर हमें लग रहा है कि 8000 का लेवल टूट जाएगा। वो आज टूटेगा कि नहीं, वो थोड़ा मोमेंटम पे प्ले करेगा, तो देखना पड़ेगा 8000 का लेवल आज कैसे ब्रेक होता है। अगर आज इंट्राडे में वो ब्रेक कर पाया और निफ्टी सस्टेन कर पाया उसके ऊपर, तो हम एक इमीडिएटली 50 से 60 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को भी 8000 का लेवल क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा और इंट्राडे के बेसिस पे अभी 7950 से लेकर 7930 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। ओके, सो और इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम समझने वाले हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन पूजा त्रिपाठी के साथ। वक्त है स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन समझने के लिए। चलते हैं पूजा के पास, जो बताएंगी कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। जी, एक्सपायरी के दिन में आज अक्रॉस द मार्केट काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 0.5% की मजबूती इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अच्छे नतीजों की वजह से आज काफी सारे शेयरों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। डिनोरा इंडिया काफी अच्छे नतीजे आए, कंपनी के मुनाफे में 80% की बढ़त देखने को मिली है, 15% की तेजी स्टॉक में। और इंडोटेक के भी नतीजे काफी अच्छे आए हैं, 20% का सर्किट लगा है स्टॉक में। और फिनोटेक्स केमिकल्स यहाँ पर भी अच्छे नतीजे, 60% की मजबूती इस काउंटर में। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कमजोर नतीजों की वजह से काफी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा, जीनस पावर, सारेगामा, इन तीनों के ही नतीजे काफी कमजोर आए हैं। 2 से 10% की कमजोरी इन तमाम काउंटर्स में देखने को मिल रही है। कुछ स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो शारदा क्रॉप कैप, यहाँ पर भी 20% का सर्किट टच किया स्टॉक ने। जिंदल फोटो, यहाँ पर सर्किट रिविजन देखने को मिला है, 20% तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी। और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, ये काउंटर भी 9% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। और कुछ और स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो शेयर्स इंडस्ट्रीज, कंपनी के जब से नतीजे आए हैं लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है और आज भी करीब 5% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी आज काफी ज्यादा हलचल में है, सभी में तेजी देखने को मिल रही है। सुब्रोस, ल्यूमेक्स ऑटो, उकल फ्यूल, इन सभी में करीब 5 से 7% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसी के साथ सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, हमारे खास शो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आगे। एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी बरकरार, सेंसेक्स निफ्टी में 0.5% की बढ़त, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती से मिला सहारा। एलएनटी के अच्छे नतीजों और बड़े ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड के बाद शेयर 10% चढ़ा, लेकिन कमजोर नतीजों से थर्मेक्स और क्यूमिंस पिछले। $50 के स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल, फरवरी के निचले स्तरों से 85% की अब तक शानदार रिकवरी। शानदार नतीजों के दम पर गेल में बढ़त, लेकिन ईआईएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन और एचसीएल इंफोसिस्टम्स के शेयरों पर दबाव। और नतीजों से पहले आज ओएनजीसी का शेयर मजबूत, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, जेट एयरवेज, यूनाइटेड स्पिरिट समेत 200 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे आज ही।
नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी और हमारा शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज एक्सपायरी के दिन अपने सौदों पर राय लेनी है। सौदे रखे, काटे, रोल ओवर करें, क्या ट्रेड ले, नया या फिर हो पुराना। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800209789 और साथ ही व्हाट्सएप मैसेज भेजने की भी सुविधा है। अब आप भेज सकते हैं हमें 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज भेजें, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, तकनीकी तौर पर राय देने के लिए हमारे साथ हैं समित चौहान एंजल ब्रोकिंग के, लेकिन साथ ही अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल एक्सपर्ट अमित हर्चेकर भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अमित और समित दोनों का ही स्वागत है आपका इस वक्त CNBC आवाज पर। इससे पहले कि आगे बढ़े हम दर्शकों के सवाल लें, अमित एक बार आपसे राय ले ली जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या खरीदा जाए इन लेवल्स पर भी? देखिए, अगर आप मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी में, तो आपको करंट मंथ फ्यूचर्स 7995 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, जिससे कि आपको शॉर्ट कवरिंग के चांसेस काफी ब्राइट हो जाएंगे। एंड जो निफ्टी के जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 7995 के बाद, वो सीधा 8100 पे आता है। तो 7995 के ऊपर ही आप निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग इनिशिएट करें। आपका स्टॉप लॉस उसके बाद रखना चाहिए 7940 इंट्राडे बेसिस पे। ओके, 7995 के ऊपर खरीदें और इस वक्त चल रहा है 7980, यानी कि यहां से 15 पॉइंट ऊपर निकलने के बाद। एक चीज बता दूं इससे पहले कि आज ये दिन का हाई लेवल है निफ्टी का, जहां पर इस वक्त बाजार लौटा है 7980 का, ये फ्यूचर्स में। हालांकि कैश में हमने सुबह सुबह 7986 का हाई बनाया, उससे 5-6 पॉइंट नीचे, लेकिन फ्यूचर्स में जो हाई है वो यही है जिस पर इस वक्त हम ट्रेड करें। तो चलिए, अमित कह रहे हैं यहां से 15 पॉइंट और ऊपर निकल जाने दें, 7995 को क्रॉस कर लेने दें, उसके बाद खरीदें निफ्टी। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 45 पॉइंट नीचे 7940 के आसपास, 8100 उनका लक्ष्य। तो उस लेवल पर कहीं न कहीं शायद अमित एक ब्रेकआउट की इंतजार कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी अमित? देखिए, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। उसमें हमारी सलाह होगी कि 17100 के बाद आप इसका फ्यूचर्स बाय करें, क्योंकि जिस हिसाब से एक महीने का ट्रायंगल कंसोलिडेशन हुआ है, आपको सीधे तौर से उसका टारगेट 17600 से 17800 बनता है, जो कि अगले कुछ दिनों में आ सकता है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 17100 के ऊपर आप बाय करें, आपका स्टॉप लॉस होगा 16800 और 17600 से 17800 तक आप रैली देख सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त आपकी बैंक निफ्टी पर। खरीदारी करें 17100 के ऊपर, और फ्यूचर्स इस वक्त चल रहे 17068 के आसपास। यहां से भी 30 पॉइंट और ऊपर बढ़ जाए तो निफ्टी 15 पॉइंट बढ़े और बैंक निफ्टी 30 पॉइंट बढ़े ऊपर जाए, उसके बाद खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइएगा 16800 के आसपास। 17600 बेहद एग्रेसिव 500 पॉइंट ऊपर के लक्ष्य आ रहे हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, लग भी रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार 17025 की रेंज में अटकता हुआ दिखा है। लेकिन अब आप देखिए, आज बैंक निफ्टी में उस लेवल के पार निकलकर अच्छी मजबूती आती दिख रही है। वापस जो बाजार मजबूत हुआ है उसमें पूरी क्रेडिट बैंक निफ्टी को जाती है, वहीं से मजबूती आती हुई दिख रही है। अगर बैंक निफ्टी मजबूत रहेगा तो निफ्टी भी 8000 की तरफ बढ़ता आपको नजर आए। दिन के हाई पॉइंट पर इस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, दर्शकों को शामिल करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त चंडीगढ़ से SR ठाकुर। ठाकुर साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी सर। मैंने भारत फोर्ज का जून फ्यूचर का एक लॉट लिया हुआ है। ओके। 726 पे 726 में अगले महीने का ही खरीदा है ना आपने? हाँ जी जून। चलिए, परफेक्ट। पूछ लेते हैं समित, चार्ट देखकर बताए इन्हें क्या करना चाहिए। मुनाफे में है, 726 में खरीदा है जून फ्यूचर और 747, लगभग 20 रुपए का मुनाफा बन रहा है। इनके लिए एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और अगर होल्ड करना है तो ऊपर का लक्ष्य। देखिए, भारत फोर्ज में एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद लास्ट 3 दिन से हम थोड़ा बहुत इसमें रिकवरी देख रहे हैं। मोमेंटम अच्छा है, थोड़ा वॉल्यूम के साथ इसमें लास्ट 2 दिन में रिकवरी आई हुई है, तो ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 760 का उसका एक नेक्स्ट हर्डल होगा अगर ये जून सीरीज की बात करें तो वहां तक तो एटलीस्ट इनको होल्ड करना चाहिए। और इनकेस अगर मोमेंटम सस्टेन रहता है और ये 760 का सर भी सरपास कर पाता है, तो ये डेफिनेटली इनके स्टॉप लॉसेस और ट्रेल करके ये मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इनको 734 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट 760, और अगर वो ब्रेक होता है तो अराउंड 775 780 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये राय इस वक्त है आपके लिए भारत फौज पर। लेवल्स ठाकुर साहब आपने नोट कर लिए होंगे, उन पर नजर जरूर रखें। चलिए, अगले दर्शक दिल्ली से हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
नमस्कार सर। जी सर, अशोक लेलैंड का मैंने एक 100 स्ट्राइक प्राइस का में शॉर्ट कर रखा है ₹1 पर। क्या पुट शॉर्ट कर रखा है, कॉल शॉर्ट कर रखा है? पुट शॉर्ट कर रखा है ₹1 में। आपने ₹100 की स्ट्राइक प्राइस का अशोक लेलैंड का, यानी कि आपने बनाई है तेजी की पोजीशन, बराबर है? जी जी। और भाव हो गया ₹1.65। आपको है नुकसान 65 पैसे का इस वक्त, ठीक है ना? चलिए, आज है आखिरी दिन। अमित, क्या करना चाहिए इन्हें? अशोक लेलैंड का पुट शॉर्ट है इनका ₹100 की प्राइस का। देखिए, हमें लग रहा है एक्सपायरी तक ये स्टॉक अराउंड 97.5 तक जाके स्टेबलाइज होगा, तो हमारी सलाह ये इस भाव पे काट ले, क्योंकि काफी लॉन्ग पोजीशंस जो क्रिएट हुई थी अराउंड 101 से 103 के बीच में, उसमें ऑलरेडी अनवाइंडिंग प्रेशर आ रहा है। एंड इसमें अगर वीवेप सेलिंग लास्ट 1 घंटे में आता है तो स्टॉक 96-97 जाने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। ओके, तो कमजोर रहेगा और ऐसे में शॉर्ट करके आपने जो तेजी की पोजीशन बनाई उसमें नुकसान बढ़ सकता है। तो दीपक जी, पोजीशन थोड़ी सी कवर कर लेने में समझदारी, या फिर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें आप। मुंबई के पास ही भिवंडी से हमारे अगले दर्शक है लालचंद, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। लालचंद जी बताइए, नमस्कार, क्या ट्रेड लिया है आपने? नमस्कार सर, मेरा एक अरविंद प्लस एक लॉट शॉर्ट है। कौन सा? अरविंद मिल। अच्छा, अरविंद मिल आपने शॉर्ट किया, क्या भाव में? 299.85 में। 299.85 मई का है ना? हाँ, मई का। इसको रोल ओवर कर सकते हैं क्या? पूछ लेते हैं अभी रोल ओवर किया जाए या नहीं। समित बताएं, चार्ट्स देखकर 299.85 का इन्होंने शॉर्ट किया। इनके भाव से है लगभग 12-13 रुपए ऊपर, नुकसान में है। पहला तो ये कि शॉर्ट रोल ओवर करें क्या, और करें तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट क्या अरविंद में होना चाहिए इनका? नहीं जी, लास्ट 2.5 वीक से हम इस पे पॉजिटिव बायस हमारा मेंटेन कर रहे हैं। 294 से हमारा एक बाय कॉल भी अभी तक इंटैक्ट है। 316-318 के इमीडिएट टारगेट्स है, बट जैसे ये चार्ट स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है और कल की जो मूव आई है विथ वॉल्यूम्स, तो ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगा। तो मैं डेफिनेटली इनका शॉर्ट है वो इनको कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। अच्छा, तो शॉर्ट कैरी ना करें, यहाँ पर नुकसान बुक कर ले, आपके लिए ये राय है। अरविंद मजबूत दिख रहा है, शॉर्ट पोजीशन आपकी थोड़ी गलत बन गई है और नुकसान भी हो रहा है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं इस वक्त प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैंने रिलायंस इंफ्रा का एक 500 रुपए का पुट लिया हुआ है, ₹3.30 में। ओके, तो ये तो इसी महीने का है? जी सर, मई का सर। ठीक है, और कोई ट्रेड? सर, एक टाटा स्टील पे और बैंक ऑफ बड़ौदा पे मैं चाह रहा था जून फ्यूचर के लिए। टाटा स्टील और बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करना है आपको? तो जून सीरीज में कोई पुट है, कॉल क्या करूँ इसमें? अच्छा, जून सीरीज में खरीदना चाहते हैं आप? जी सर। चलिए पूछ लेते हैं। अमित, पहले तो इनको रिलायंस इंफ्रा पर आए थे, इस महीने का इन्होंने ₹3.30 में पुट खरीदा हुआ है रिलायंस इंफ्रा का, चूंकि भाव तो ऊपर है और इस पुट का दाम घटकर रह गया है 25 पैसा। 25 पैसा ले आप पड़ा रहने दें, अब आज आखिरी दिन तो है। देखिए, स्टॉक का जो शॉर्ट टर्म मूव है इसमें रिट्रेसमेंट की गुंजाइश है अराउंड 525 तक, तो आई थिंक 25 पैसा का तो रिस्क ये ले ही सकते हैं, क्योंकि 25 पैसे में काटेंगे तो ब्रोकरेज ही जाएगा। तो होल्ड करें, लेट्स होप कि अगर इसमें फॉल आता है तो। ओके, इंतजार कर लें सर, अब 25 पैसा लेके भी ज्यादा फायदा नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि अमित, आपसे पूछना चाहता हूं, टाटा स्टील या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों में से कोई भी फ्यूचर्स ये ट्रेड करना चाहते हैं जून सीरीज के लिए, तो किस तरफ ट्रेड किया जाए? देखिए, टाटा स्टील में हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं अराउंड 332 का। अगर उस लेवल पे आता है तो टाटा स्टील एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेटा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 132.5 to 133.5 के बीच में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है, लेकिन हिस्टोरिकल हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये जो लॉन्ग पोजीशंस कभी भी पीएसयू बैंक से बनी है उनमें ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आई है, इसी कारण उसमें अनवाइंडिंग प्रेशर जल्दी आता है। इसी कारण बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें लग रहा है कि 132 लेवल टूटा तो जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है उनमें काफी अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है एंड स्टॉक में ऑलमोस्ट 6-7% की गिरावट आएगी। तो हम सलाह यही दे रहे हैं कि 132 अगर जून फ्यूचर्स टूटे तो आप इसमें शॉर्ट इनिशिएट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 137। स्टॉक फिर से 120 से 121 के लेवल तक फिसल सकता है, जो कि टाइम फ्रेम 5-6 दिन में आ सकता है। अच्छा, एक्चुअली मैं आप जब बता रहे थे तो मैं देख ही रहा था आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स में, जो कि जनरली मैं अगले सेगमेंट में लेता हूं, देख रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की राय है अमित की। तो प्रशांत जी, आपके लिए एक तो
बिल्कुल साफ राय है बैंक ऑफ बड़ौदा पर और वो शॉर्ट करने की। 132 का लेवल टूटा है जून फ्यूचर में, तो शॉर्ट कर दीजिए इसको, और लक्ष्य होगा 122 का, 137 का स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये आप लेवल जरूर ध्यान में रखें। ये अमित की टॉप ट्रेडिंग पिक में भी है, तो ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस स्टॉक पर ज्यादा है बिकवाली की तरफ। आइए बिहार चलेंगे, पटना से हमारे साथ अगले दर्शक अरविंद कुमार है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अरविंद जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं? सर ये स्ट्राइड एग्रो लैब, इसके हम मई सीरीज के 1050 के कॉल लिया हुआ 11 पे और 11 पे कॉल 136 रुपए पे। 1050 का कॉल तो आपने खरीदा 11 रुपए में, और 1100 वाला भी लिया है? हाँ 36 पे। ये क्या रिजल्ट के पहले लिए थे आपने? क्या सर? रिजल्ट आने के पहले लिए थे क्या? हाँ रिजल्ट आने के पहले लिया। ओके चलिए, 1050 वाला 11 का कॉल तो थोड़ा आपके मुनाफे में 18 रुपए यानी 7 रुपए यहाँ बन रहे हैं, लेकिन 1100 वाला कॉल का भाव देख लेते हैं, ये घट गया है। अब ये बचा है सिर्फ 1 रुपया, और आज है एक्सपायरी का दिन, भाव चल रहा है 1060-70 के आसपास। तो अमित बताएं इनको क्या किया जाए? ये दोनों ही कॉल्स हैं इनके पास में, 1050 का और 1100 का, स्ट्राइड शासन का। देखिए यहाँ पे एक निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि जिस हिसाब से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, काफी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अराउंड 1040 टू 1045 तक एक्सपायर हो। 1075 का जो लेवल है टूटना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो इनमें एक कॉल में इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस लेवल पे निकल जाए। अरविंद जी आपको एक फॉर्मूला देता हूँ ऑप्शन में ट्रेड करने का। देखिए कोई भी सीरीज में जनरली 4 हफ्ते होते हैं बाजार, ठीक है ना, किसी में 5 या 5 छोड़ दिए, एक बार मानकर चलें कि 4 हफ्ते होते हैं। तो शुरुआत में जब भी आप पुट या कॉल कोई भी ऑप्शन खरीदें तो पहले 3 हफ्तों में खत्म कर दें उसको, आखिरी हफ्ते के लिए न रखें, क्योंकि आखिरी हफ्ते में प्रीमियम बहुत तेजी से गिरती है, तो उसमें मुनाफा बनाना कॉल और पुट खरीदकर मुश्किल काम है। अगर नया ऑप्शन खरीदना है तो फिर आखिरी हफ्ते में अलग से खरीदिए, क्योंकि उस समय आपको प्रीमियम कम देनी पड़ेगी, और एक्सपायरी के हफ्ते में अगर बड़ा उतार चढ़ाव हो गया तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। पहले खरीद लिए तो फिर उसको आखिरी हफ्ते तक के लिए होल्ड ना करें, वहीं खत्म करें, निकल जाए, क्योंकि पहले जब आपने खरीदा जनरली आप होल्ड तब करते जब आप नुकसान में तो फिर आपके लेवल आखिरी हफ्ते में आने की संभावनाएं कम हो जाती। तो ये जो भी हमारे दर्शक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि शुरुआत के 3 हफ्तों में अपने ऑप्शन खत्म कर दें, और आखिरी हफ्ते में ट्रेड करने का ये तरीका फिर सस्ते ऑप्शन देख के, जहां रिस्क कम है और अगर बड़ा मुंह आया ऊपर या नीचे की तरफ तो मुनाफा बन सकता है, तो वो सस्ते ऑप्शन आपको बाद में ढूंढने चाहिए। चलिए ये आप ध्यान में रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पास आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की राय तो अमित हर्षेकर ने दी, लेकिन कुछ स्टॉक उनके पास में जहां खरीदारी का मौका है, कुछ स्टॉक अमित खरीदारी करवाना चाहते हैं आपको। कौन से स्टॉक्स हैं, क्या लेवल से, बताऊंगा मैं आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, अमित हर्षेकर और समित चौहान, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। और समित ने चुना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को खरीदारी करने के लिए। बताएं समित। देखिए ऑफलेट क्लियरली हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से ये हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पे ये कंसर्ट हो रहा है, बट लुकिंग एट दी ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा ये पूरे सेगमेंट में, और इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं। हर एक डिप में इसमें बाइंग की सलाह हमारी रही है, तो वही हम मेंटेन करेंगे। अभी भी अगर देखें तो मोमेंटम अच्छा है, कल अच्छी रिकवरी दी है, तो 680 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 740 750 ये टारगेट्स होंगे। ओके, ये है राय समित की इस वक्त इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को खरीदने के लिए 740। ये लक्ष्य जो आप दे रहे हैं ये कैश मार्केट के माने जाए समित? जी हाँ जी, ये कैश सेगमेंट के लेवल। चलिए कैश सेगमेंट के लेवल है, और आपको खरीदना है जून फ्यूचर। तो जो भी प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, ज्यादातर चांस प्रीमियम होने के ही होते हैं, तो प्रीमियम जितनी भी हो उस लिहाज से आप अपने लेवल्स स्टॉप लॉस और टारगेट के एडजस्ट करते हुए चले। कैश के लेवल्स हैं ये समित की लिस्ट में। अगला स्टॉक मैं लूंगा अमित से, और अमित ने बैंक ऑफ बड़ौदा तो बिकवाली की राय दी थी, लेकिन एक दूसरा बैंक है जो वो खरीदना चाहते हैं, और वो है HDFC बैंक। बताएं अमित। देखिए जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एटलीस्ट 5% की रैली एक्सपेक्टेड है।
क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है बैंक निफ्टी में, हम इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें जो वोलेटिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है बाकी बैंक से। हमारी राय ये होगी कि आप जून फ्यूचर्स इस लेवल पे खरीदें, आपका स्टॉप लॉस 1150 का रखना चाहिए, एंड जो हमारा लक्ष्य है अराउंड 1225 से 1250, जो कि अगले 3-4 दिन में आना चाहिए। ओके, तो एचडीएफसी बैंक खरीद के चले 1225 के लक्ष्य के लिए, और ये जो लेवल्स हैं वो जून महीने के फ्यूचर्स के, ये ध्यान में आप रखें। अगला स्टॉक जो चुना है समित ने खरीदारी के लिए वो है सीमेंस। बताएं क्या टारगेट्स हैं इसके? देखिए अनिल जी, अगर मंथली चार्ट पे देखें तो जैन 2015 में ये जो इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था अराउंड 960 970, रिसेंटली जो करेक्शन आया था इसमें वहीं से स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके रिबाउंड दिया है। डेली चार्ट पे ये अच्छे खासे हार्ट ऑफ हायर बॉटम में ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेशन से बाहर आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। कल मोमेंटम अच्छा था तो हमें लग रहा है ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगा। 1135 का इसका एक स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट टारगेट 1210 1220 का होगा। परफेक्ट, तो सीमेंस खरीदें आप, और कैश के लिहाज से लक्ष्य रखें 1210 का। आखिरी पिक ले लूं मैं अमित हर्चेकर से, और उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प को चुना है खरीदारी करने के लिए। बताएं इन लेवल्स पे खरीदा जाए? देखिए ये पहले तो ये हाई रिस्क कॉल है, क्योंकि हम सिर्फ पुल बैक के लिए खेल रहे हैं, ना कि एक बुल मार्केट अप मूव के लिए। इनमें हमारी सलाह होगी कि आप जून फ्यूचर्स 2975 के ऊपर खरीदें। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2900 का रखें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में एटलीस्ट 80% की रिट्रेसमेंट आएगी, ये जो जिस हिसाब से गिरावट आई है, और हमारा जो लक्ष्य अराउंड 3100 to 3120 है, वहां पे आप निकल जाए। ओके, तो ये है हीरो मोटोकॉर्प में एक पुलबैक के लिए तेजी करने की राय। जून का फ्यूचर खरीदा 2975 के पार निकलने के बाद, और इस वक्त चल रहा है 2950। 25 रुपए और बढ़ जाए तो फिर चार्ट्स पर थोड़े संकेत आएंगे ब्रेकआउट के। खरीद के चलें ऊपर की तरफ के लिए लक्ष्य आपका बनेगा 3120 का। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम आपके लिए लेकर आएंगे एक तो ऑप्शंस की रणनीति, और दूसरा हमारे दर्शकों के लेंगे सवाल इस ब्रेक के बाद। मोदी सरकार के 2 साल, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी। सीएनबीसी आवाज पर खुद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री 26 मई को दिन भर। एक 145 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 37 अंकों की, और वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। हमारे साथ अमित हर्चेकर हैं, आज हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट। पूछा जाए उन्हीं से। बताएं अमित, कोई ऑप्शन आपकी नजर में? देखिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है, नेकेड ऑप्शंस कॉल्स इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, इसलिए हम ऑप्शन स्प्रेड, ऑप्शन रेशियो स्प्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। इसमें आपको 8100 का एक लॉट ऑप्शन खरीदना है, एंड साइमल्टेनियसली 2 कॉल आपको 8300 के सेल करने हैं, जिससे कि आपका जो प्रीमियम है वो इस लेवल पे 18 से 24 के बीच में बैठेगा। इस प्रीमियम को आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8 रुपया क्लोजिंग बेसिस पे, और जो इस प्रीमियम का जो लक्ष्य है हमारा 70 to 75, जो कि हमारा अंदाजा है अगले 10 दिन में आना चाहिए। ओके, अगले 10 दिनों में आपको मिल सकता है ऑप्शंस का ये लेवल, उस लिहाज से आप बनाएं रणनीति। एक लॉट निफ्टी का 8100 का खरीदें और 2 लॉट बेचे 8300 के। ये है ऑप्शंस की रणनीति, लेकिन अगली सीरीज के लिए ये ध्यान में आप जरूर रखें। शुक्रिया अमित हर्चेकर आपका, और साथ ही समित चौहान आपका भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और बाजार टिके हुए हैं मजबूती के साथ। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के में जाने से पहले प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ चुकी है अगला शो लेकर। बताइए प्रियंका, क्या होगा आपके शो में? स्टॉक्स फटाफट होगा, जिसमें हमारे मार्केट एक्सपर्ट फटाफट सलाह देंगे क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक में। और मौसम है अर्निंग्स का, तो बोर्डरूम में बात होगी उज्जीवन फाइनेंस के मैनेजमेंट से।
के 2 साल, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी। सीएनबीसी आवाज पर खुद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री 26 मई को दिन भर। एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी बरकरार, सेंसेक्स निफ्टी में 0.5% की बढ़त, ग्लोबल बाजार की मजबूती से सहारा। एलएनटी के अच्छे नतीजे और बड़े ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड के बाद शेयर 10% चढ़ा, लेकिन कमजोर नतीजों से थर्मैक्स और कमिंस फिसले। $50 के स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल, फरवरी के निचले स्तर से 85% की शानदार रिकवरी। अच्छे नतीजों के दम पर गेल में बढ़त, लेकिन EIL कंटेनर कॉर्पोरेशन और HCL इंफोसिस्टम में दबाव। और नतीजों से पहले आज ONGC मजबूत, BPCL, पावर ग्रिड, जेट एयरवेज, यूनाइटेड स्पिरिट समेत करीब 200 से ज्यादा कंपनियां आज पेश करेंगी नतीजे। और सौदा आपका में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो गया है बोर्डरूम का। उज्जीवन फाइनेंशियल के मैनेजमेंट से होगी बात। उज्जीवन फाइनेंशियल की CFO सुधा सुरेश मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है सुधा आपका। सबसे पहला सवाल, अब एक हेल्दी बिजनेस ग्रोथ देख रहे हैं, जहां पर बढ़त देखनी चाहिए आपके इन अर्निंग्स में वहां बढ़त दिख रही है, जहां गिरावट दिखनी चाहिए वहां गिरावट दिख रही है, कहां से सपोर्ट मिला है, समझाइए। तो ये साल हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। आई थिंक दिस ईयर ऑफ ऑल अराउंड ग्रोथ जो बोले हैं, यहाँ पर हमारी बिजनेस ब्रांचेस बढ़ी हैं, हमारी बिजनेस बढ़ी है, खासकर हमारी ये जो माइक्रो सेगमेंट लेंडिंग जो है, माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग और स्मॉल बिजनेसेस, वहां पर भी बढ़त हुई है। हाउसिंग बिजनेस में भी ग्रोथ हुई है और साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी पैरामीटर्स जो हैं वो भी काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इन सब का नतीजा है कि हमारा ये रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है। आज हमारी जो पोर्टफोलियो है 5,390 करोड़, पिछले साल यही 3,274 करोड़ थी। सो ऑलमोस्ट ग्रोथ 65% की ग्रोथ देखे हैं हम, और साथ ही प्रॉफिट की ग्रोथ जो देखे हैं पैट में वो 75 करोड़ से आगे उठकर 177 करोड़ पे पहुंचा है। सो ये 133 करोड़ का प्रॉफिट बढ़त है, जो बहुत ही बढ़िया साल रहा है हमारे लिए। साथ ही साल इसी साल हम लोगों ने IPO राउंड भी शुरू की थी और हमारी प्री IPO भी हुई थी, जो कि मार्च के अंतर्गत कंप्लीट की गई थी, और उसके बाद हमारी शानदार IPO भी हुई जो कि मई में कंप्लीट की गई। बिल्कुल, और नंबर्स ये सभी बयान करें कि ये साल शानदार रहा है सुधा जी आपकी कंपनी के लिए। लेकिन आपने लोन पोर्टफोलियो का जिक्र किया, जिसमें आपने बताया कि बढ़त भी देखी आपने, लेकिन मुझे ये समझाइए, आपका जो मॉडल है वो अभी तक है प्योर गारंटी मॉडल, इससे क्या इंडिविजुअल लोन्स की तरफ बढ़ने की तैयारी है, उस तरफ आप माइग्रेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है, क्या मॉडल को बदलेंगे आप? हाँ, करीबन 3-4 साल से हमारी यह पूरी तैयारी रही है कि हमको धीरे धीरे अपनी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो है, ये ग्रुप गारंटी बिजनेस जो है, वहां से आगे बढ़कर हम लोगों को इंडिविजुअल लेंडिंग, इंडिविजुअल बिजनेस लेंडिंग, जिसके तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज लेंडिंग जो है उसमें बढ़ना है, और साथ ही साथ हमें हमारी हाउसिंग बिजनेस भी बढ़ानी है। तो ये तैयारी हमारी तो 4 साल से हुई है, और इसी की बगालत हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारी ये ग्रोथ, पोर्टफोलियो की ग्रोथ पिछले साल काफी अच्छी रही है। आगे के और 5 सालों में हम लोग देखेंगे कि हमारी ये जो 2 वर्टिकल्स हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज लेंडिंग और साथ ही साथ हाउसिंग, इनमें काफी फोकस और ग्रोथ होंगी। और साथ ही साथ तो हमारा माइक्रो एंटरप्राइज, ये माइक्रो लेंडिंग जो है, जो कि हमारी ग्रुप गारंटी बिजनेस है, वो तो अपने 30-35% से जरूर बढ़ती रहेगी। सुधा जी, मुझे बताइए कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो कैसा रहा है इस क्वार्टर में? कुछ नंबर्स जो आप शेयर कर सकते हो इससे जुड़े? हाँ,
सो हमारी ये एक तो है कस्टमर रिटेंशन रेशियो और हमारी रिपेमेंट रेट जो है, तो टोटल कलेक्शंस जो है काफी शानदार रही है। हमारी कलेक्शन रेशियो जो है 99% से ऊपर है रिपेमेंट रेट, और हमारी कस्टमर रिटेंशन रेशियो जो है तो कस्टमर रिटेंशन रेशियो भी ऑलमोस्ट 87% रही है। इसका कारण है कि हम लोग सर्विस क्वालिटी में हमारी जो ध्यान है वो बहुत स्पेसिफिक है। आरबीआई की कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा कंपनी ने सर्विस क्वालिटी में जो प्रोसेस प्रोसीजर्स और जो प्रोग्राम्स जारी किए हैं वो 2009 से ही शुरू हो गए थे, और इसी के तहत आज हमारे पास है 3 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं, और ये कस्टमर बॉन्डिंग, कस्टमर कनेक्ट ये काफी स्ट्रांग है, और इसी से हमारा कस्टमर रिटेंशन रेशियो जो हम कह रहे हैं वो भी काफी तगड़ा है। सुधा जी, एनआईएम जो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें हम देख रहे हैं एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड 17.1% FY11 में रहा। अब इस FY16 में हम देख रहे हैं 12.3% का। गोइंग फॉरवर्ड आप इसमें किस तरह का ट्रेंड देख रही हैं, और खासतौर पर इस ट्रांजिशन फेज में? तो ये निम की जो हम लोग 2011 से अभी इस साल तक हम लोग जो देख रहे हैं उसका मुख्य कारण है आरबीआई का मार्जिन कैप। 2011 में एपी क्राइसिस के बाद आरबीआई के काफी रेगुलेशंस आए, जिसके तहत वन ऑफ द रेगुलेशंस वाज ऑन मार्जिन कैप, जो कि था कि हमारी डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट लेंट एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोवल की 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस या क्वालिफाइड एसेट्स के लिए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि सिस्टमैटिकली हमने हमारी यील्ड या कस्टमर लेंडिंग रेट जो है वो कम होती गई। पहले 26-27% से कम होकर आज 22% पे है। सो ये हम लोग देखेंगे कि आगे बढ़कर जैसे जैसे हमारी बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके अंतर्गत हमारी कॉस्ट ऑफ फंडिंग अगर कम होती है और अदर एफिशिएंसीज भी आ जाती हैं, सो धीरे धीरे ये यील्ड कम होती जाएंगी ताकि हम लोग ये बेनिफिट हमारे कस्टमर्स को पास कर सकें। सो ये निम का जो ये ट्रेंड है हम देखेंगे थोड़ी साल में स्टेडीली इट वुड डिक्लाइन अ लिटिल मोर ऑल्सो। और FY17 के लिए क्या है आउटलुक? तो FY17 के लिए भी काफी अच्छा आउटलुक है, क्योंकि अभी हमारी ये MFI बिजनेस जो है ये तो अभी करीबन 6 से 9 महीने तक जारी रहेगी, और हम लोग बैंक स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं जनवरी 2017 से। सो बैंकिंग का हमारा खाली जस्ट 1 क्वार्टर रहेगा शायद, और बाकी 9 महीने की बिजनेस जो है वो तो एज यूजुअल वी विल हैव अ गुड रिजल्ट एज पर आवर प्लान्स, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी। शुक्रिया सुधा जी हमसे बात करने के लिए। उज्जीवन फाइनेंशियल की CFO सुधा सुरेश हमारे साथ थी। अच्छे नतीजे पेश किए, एक रोबस्ट बिजनेस ग्रोथ नजर आ रहा है उज्जीवन फाइनेंशियल के नंबर्स पे, और इसी पर हम कर रहे थे इनसे बात। बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त हो गया है CNBC आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 24 मई को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे मोहनीश सांघवी, और मोहनीश मेरे साथ फोन लाइन पर है। मोहनीश, ढेरों बधाई। हम लगातार ये 4थी बार बात कर रहे हैं और आपको ढेरों बधाई। मुझे समझाइए क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? थैंक यू वंस अगेन प्रियंका जी। प्रियंका जी, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज मैं ये 2 प्रिंसिपल्स बताना चाहूंगा या रूल्स बताना चाहूंगा जो एज अ ट्रेडर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और मैं रिकमेंड भी करता हूँ। जो पहला प्रिंसिपल या रूल जैसे कह लीजिए वो है फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स। हमने क्या देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो हर न्यूज फ्लैश पे, हर अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस पे क्या होता है कि वो किसी एक ट्रेड पे या कुछ ट्रेड पे फोकस नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो आखिर में लॉस में ही एंड अप करते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तब एक दिन में लखपति या करोड़पति नहीं बन सकते। ये एक प्रोसेस है जो ओवर ए पीरियड होता है, कंपाउंड होता है। साल में 365 दिन है, आपको रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप रोज ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए हो सके तो इतने ही ट्रेड करिए जिसपे आप फोकस कर पाए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज ट्रेड लेस बट वाइज। और इसके अलावा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है डिफाइन योर ट्रेड, जहाँ पे आप जब कभी किसी ट्रेड में एंटर करें तो अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफाइन करके चले कि मेरा स्टॉप लॉस ये होगा और टारगेट ये होगा, और जरूरी है उस पर कायम रहे और टारगेट या स्टॉप लॉस आने पे लालच ना दिखाए। तो ये 2 प्रिंसिपल्स है जो मैं स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करता हूँ और मैं सजेस्ट करूंगा ट्रेडर्स को फॉलो करें।
शुक्रिया मोनीश। और आपने एक तरह से अपने गुरु मंत्र शेयर किए हैं, फोकस कीजिए, लालच नहीं कीजिए और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी पर। मोनीश सांघवी ये थे पीएससी के विजेता। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक मोनीश, जीतते रहिए ऐसे ही, हम बात करते रहेंगे आपसे और आपका गुरु मंत्र लेते रहेंगे। और अब ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन और अगले 5 मिनट हम फटाफट रखेंगे इनके सामने वो तमाम सवाल जो आप हमें भेज रहे हैं स्टॉक्स फटाफट में। सुरेंद्र ग्रोवर दिल्ली से आइनॉक्स विंड के 900 शेयर 250 रुपए की खरीद। देखिए, मेरे हिसाब से इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है वो थोड़ा सा हायर लेवल है, बट स्टिल जो मैनेजमेंट को सुनते हैं और जो प्रोडक्ट है और जिस सेगमेंट में है वहां पे ट्रैक्शन तो आएगा सर्टेनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये होल्ड करें और 275 तक के टारगेट के लिए। पुणे से मिलन बापट एसबीआई 2772 शेयर 176 रुपए की खरीद। देखिए, पीएसयू बैंक्स में सर्टेनली एसबीआई सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बट ओवरऑल सिनेरियो बहुत ज्यादा सही नहीं रहा पास्ट का और फ्यूचर का भी देखना है। तो फिर भी मेरे हिसाब से एक बार तो होल्ड करे और कहीं ना कहीं 190 पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलता है, अगर उस पे भी अगर निकल जाता है तो 210 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहे। सूरत से महेश चौहान अपोलो हॉस्पिटल के 200 शेयर 1400 की खरीद। देखिए, वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत ज्यादा सस्ता नहीं लगता ये स्टॉक, तो मेरी राय यही रहेगी कि 1400 की खरीद है, ऊंचे लेवल्स पे है, 1430-35 तक आए तो वहां पे एक एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपना के प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। उदयपुर से ललित रिलायंस डिफेंस के 200 शेयर 69 रुपीज 50 पैसे की खरीद। देखिए, सेगमेंट बहुत बढ़िया है और ओवरऑल डिफेंस पे जो फोकस है सरकार का, सर्टेनली चीजें ठीक रहेगी, बट जिस तरीके से ऊपरी लेवल्स पे जाती है, एक रेजिस्टेंस मिलता है स्टॉक को और वहां प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मेरे हिसाब से एक एग्जिट ऑन बाउंस इसमें भी रणनीति अपनानी चाहिए। 65 से 70 का रेंज है जहां पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। चेतन भानुशाली जेके टायर 1000 शेयर 89 रुपीज इनकी एवरेज का भाव है। अगेन यहाँ पे भी मेरे हिसाब से इनको वैसे टायर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही है पास्ट में और इनफैक्ट पहले बहुत अच्छे परफॉर्मर थे और अब बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे मार्केट्स में। तो इन लेवल्स पे एक बार तो ये राय दूंगा कि एक बार होल्ड करें और करीब 95-100 के लगभग आए तो वहां पे फिर रीलुक करें और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। फैजाबाद से रामकुमार केईसी इंटरनेशनल 250 शेयर 125 की खरीद। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करें, काफी फंडामेंटल सब बेहतर हो रहे हैं कंपनी के और ग्रुप भी अच्छा है और ओवरऑल काम भी ठीक कर रही है अब कंपनी, तो मेरे हिसाब से 150 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहें। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट में आज इतना ही वक्त था। संदीप जैन अभी भी बने हुए, इनसे हम कुछ और सवाल पूछेंगे आपके स्टॉक से जुड़े हुए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा, हम आपको दिखाएंगे आगे। मोदी सरकार के 2 साल, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी। सीएनबीसी आवाज पर खुद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री 26 मई को दिन भर। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स छुपाने वालों को
कड़ी चेतावनी दी। साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों के कंसोलिडेशन को भी जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि छोटे बैंकों का बड़े बैंक को विलय करने से बैंकों में मजबूती आएगी। टैक्स जीडीपी रेशियो सुधरना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन और बड़े भी ये शिकायत करते हैं कि टैक्सेशन में बहुत काम होना जरूरी है, क्वालिटी और सुधार की जरूरत है, लेकिन ये डिस्क्रिशन वाला हिस्सा अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कितना डिस्क्रिशन है, मैं आपको एक चीज बतलाऊं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट एक फेवरेट वेपिंग बॉय है। आपको कल्पना है कि इस देश के अंदर 94% जो रिटर्न्स हैं वो ऑनलाइन आती हैं और असेसमेंट ऑर्डर और रिफंड ऑनलाइन वापस चला जाता है लोगों के पास। अब मैंने इस साल सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन क्या किया कि 2 करोड़ तक जिस व्यापारी का टर्नओवर है उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% मानी जाएगी। कोई किताबें नहीं, सीधा 1 पेज का रिटर्न फाइल करे। जिस प्रोफेशनल का 50 लाख तक का टर्नओवर है उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 25 लाख मानी जाएगी, 50% मानी जाएगी। अब इतनी सुविधाएं हम टैक्स पेयर को दे रहे हैं। सर, आपने बहुत गंभीर बात कही है कि हमारी आदत में है कि टैक्स न दें, लेकिन कई बार कुछ पॉजिटिव इंटरवेंशन काम आते हैं। कोई ऐसा इरादा आपके मन में कि हम लोग अगर टैक्स पेयर को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें, रिकॉग्नाइज करें, तो एक समाज में कंपटीशन बनेगा? देखिए, या रसूख बढ़ता है? टैक्स दे रहा है उसको सम्मानित करने तो हम लोग कर सकते हैं। जो चुनौती ये है, लोग सम्मान नहीं चाहते, लोग टैक्स बचाना चाहते हैं और इसलिए जो नॉन फाइलर हैं, जब उसको लगेगा कि नॉन फाइलिंग पकड़े जाएंगे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हाँ, वो तब टैक्स देगा। हिंदुस्तान में ग्लोबल साइज के बैंक्स हों, हर बड़े देश का, डेवलप्ड देश में ऐसे बैंक्स उभरे हैं जो कि एक ग्लोबल साइज के हैं। और मुझे लगता है कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी 5 सब्सिडरीज एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डुप्लीकेशन ऑफ ब्रांचेस है। अब हमने महिलाओं के लिए भारतीय महिला बैंक का चंद छोटी सी ब्रांचेस हैं, खर्चा ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा है। अब स्टेट बैंक में अगर ये मर्ज करते हैं, और स्टेट बैंक ने जो कल तर्क दिया, मतलब वो ऑल विमेन्स ब्रांचेस चला सकता है, वो महिलाओं को और बेहतर दर के ऊपर ब्याज पैसा दे सकता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और इस सारे से स्टेट बैंक एक ग्लोबल बैंक बनता है। और जहां डुप्लीकेशन है ज्योग्राफिकली, उसको भी एलिमिनेट कर सकता है। मुझे लगता है आगे जाकर जब बैंकों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो जो अन्य मजबूत बैंक हैं उनके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंक बीच में आए और मर्ज करें, सो दैट वी हैव बिग एंड लेसर नंबर बट बिग एंड सॉलिड ग्लोबल साइज बैंक। ऐसे में ये जो खराब बैंक हैं उनको मिलाने का कोई इरादा नहीं है ना? देखिए, मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य तो सुधारना ही पड़ेगा। कोई बैंक हम बंद तो नहीं करने वाले हैं। क्या एनपीए की प्रॉब्लम कंटेन हो गई है? क्योंकि सर, मैंने आपका ताजा बयान पढ़ा कि अब और एनपीए नहीं निकलेंगे, लेकिन अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बैंकर्स को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि रेशियो बढ़ सकता है। आरबीआई ने एक नीति बनाई कि एनपीए छुपाने से एनपीए हल नहीं होगा, इसकी प्रोविजनिंग कीजिए। कल आप वसूली कर लेंगे तो उसकी रीप्रोविजनिंग कर देना। वो आरबीआई की नीति थी, सही नीति भी थी, और इसलिए अब वो सेकेंड क्वार्टर की प्रोविजनिंग उसको पीक पे ले गई है। थोड़ा बहुत कम बढ़ती उसमें हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने मूल प्रॉब्लम, रिकैपिटलाइजेशन, एम्पावरिंग बैंक्स फॉर रिकवरी, उसके अतिरिक्त जो स्टील में, पावर में, हाईवेज में जो सरकार ने कदम उठाए हैं, शुगर में, जिससे कि इन सेक्टर्स का रिवाइवल हो रहा है, तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है कि कंपनियों और इन सेक्टर्स की बैलेंस शीट की वजह से बैंकों पे ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, वो धीरे धीरे अपने आप हल होनी शुरू होगी। जी, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद संदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं और संदीप जैन से पूछेंगे लंबी अवधि के लिहाज से उनके कौन से हैं टॉपिक्स मौजूदा बाजार में। आपका मैं आज मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट संदीप जैन। संदीप, मई सीरीज खत्म हो रही है और जून सीरीज के शुरुआत में हम खड़े हैं, और इस बाजार में आपको लंबी अवधि के लिए क्या पसंद आ रहा है? आपके 2 पिक्स।
मैंने 2 स्टॉक्स चुने आज के लिए। एक है पीआई इंडस्ट्रीज, बेहतरीन ग्रोथ नंबर है, कंपनी एग्री केमिकल्स में है और आगे लगता है कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इनके प्रोडक्ट का। और 664 के लगभग भाव है, 820 का टारगेट और 6 से 9 महीने की अवधि। जो कंपनी ग्रोथ दे रही है सेल्स में, प्रॉफिट्स में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेहतरीन है। इन सबको देखते हुए लगता है कि बिल्कुल इस कंपनी में निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और दूसरा है नवनीत एजुकेशन, जो कि 89 के लगभग चल रहा है और उसमें मैंने 110 का टारगेट दिया है और 6 से 9 महीने की अवधि। इस कंपनी के भी इनफैक्ट वही पी वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है और बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी और इवन ग्रोथ नंबर भी अच्छे हैं सेल्स और प्रॉफिट के। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि बिल्कुल इन दोनों स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शुक्रिया संदीप हमसे बात करने के लिए। तो 2 स्टॉक्स संदीप के पसंदीदा, पीआई इंडस्ट्रीज और नवनीत एजुकेशन। सौदा आपका में आज इतना ही, यही इजाजत दीजिए मुझे। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में कुलथा मिश्रा के साथ। मोदी सरकार के 2 साल, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी। सीएनबीसी आवाज पर खुद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री 26 मई को दिन भर।